हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज जिसमें हम लोग जनवरी 2025 के जितने सारे पेपर हुए हैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में चाहते हैं 99 परसेंटाइल स्कोर करना, खासकर केमिस्ट्री में, तो इस सीरीज का हर एक वीडियो को जरूर से देखिएगा, जिसमें हम आपको मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन और अप्रैल अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो पूरा डिस्कस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आने वाले दिनों में जो भी अमेजिंग कंटेंट होगा वो आप मिस नहीं करेंगे और आप नोटिफिकेशन का बेल बजा लेंगे तो जैसे ही वीडियो आएगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग 22 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे इनमें से कौन क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट में आने की प्रोबेबिलिटी है और कहां से कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जरूर से जाना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर बात करूं, कह रहा है द एल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात पूछ रहा है कि इसमें से 4 एल्केन दिए हुए हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। अगर आप आईयूपीएससी अभी तक नहीं पढ़े हो, वन शॉट लेक्चर 3-4 घंटा का देख के चले जाओगे, जेईई मेन का जो क्वेश्चन आता है आईयूपीएससी से वो बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बात करते हैं, अगर पहला ऑप्शन की बात करूं तो क्या कह रहा है 2,2 4,5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन मतलब पहले सबसे पहले वर्ड रूट पे ध्यान दो। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, तो 7 कार्बन ड्रॉ कर लो, 7 कार्बन ड्रॉ कर लो मुन्ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ड्रॉ कर लिया। अब देखो 2,2 4,5, तो मैं क्या करूंगा, 2 इधर से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 2,2 और इधर हो गया 4,5। ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। अब अभी हम हाइड्रोजन नहीं दे रहे हैं। आप समझदार हो, जेई का तैयारी करके अरे भैया कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो जहां जहां हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा वो देख लेना। अब कह रहा है कि क्या इसमें, अच्छा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन मैंने एलटीआर में पढ़ाया था लास्ट टाइम रिवीजन में। अगर आप नहीं देखे हो, मेरा 10 वीडियो है लास्ट टाइम रिवीजन का, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 वीडियो को देख लेना, 5-10 मिनट का वीडियो है, जहां पर मैंने बताया था अगर 2 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसको 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो बेसिकली अब यहां पर अपने को ढूंढना है कि कितने डिग्री है यहां पर हमारा कार्बन है। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। टर्मिनल वाले कार्बन जनरली 1 डिग्री कार्बन होते हैं। जनरली क्यों, कुछ केस मैंने करा रखे हैं वहां पर जो टर्मिनल है लेकिन 1 डिग्री नहीं है। अच्छा, ये कितना डिग्री हो जाएगा सर, ये 2 डिग्री। ये कितना हो जाएगा सर, ये 3 डिग्री। ये कितना हो जाएगा सर, ये 3 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री और ये वाला 4 डिग्री। तो मैंने आपको सारे कार्बन का डिग्री बता दिया। अच्छा सर, मैंने बोला 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, गौर से देखो मेरे मुन्ना, 2 डिग्री कार्बन यहां एक है और यहां एक है, तो बेसिकली यहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अरे 2 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो बेसिकली यहां पर 1 हाइड्रोजन और इसके नीचे 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। उसी तरीका से यहां तो 4 हाइड्रोजन है। क्वेश्चन में कह रहा था 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो पहला वाला ऑप्शन तो बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन की बात करते हैं, जरा सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। क्या कह रहा है 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल पेंटेन। सबसे पहले क्या सिखाया है, वर्ड रूट ड्रॉ करो। तो पेंटेन के लिए क्या करोगे, 5 कार्बन, तो मैंने देखो 5 कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब देखो 2,2 लेफ्ट हैंड साइड से नेमिंग करेंगे तो 2,2 3,3, ये हो गया 3,3 टेट्रामिथाइल पेंटेन, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखो हमको ये देखना है कि सर ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। अरे टर्मिनल वाला 1 डिग्री, ये कितना डिग्री, 4 डिग्री। ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये कितना डिग्री बेटा, ये 1 डिग्री टर्मिनल वाला। अरे बाकी टर्मिनल वाले भी 1 डिग्री। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहां एक H होगा और यहां पर एक H होगा, मतलब यहां टर्मिनल मतलब सेकेंडरी कार्बन कितना है, 1 है, और एक सेकेंडरी कार्बन से अरे 2 H जुड़ा होता है, तो मतलब सर अपना ऑप्शन तो मिल गया सही आंसर। इसी में 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, इसी स्ट्रक्चर में 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। किसी बच्चों को भरोसा नहीं है कि सर और कर लो, चलो मैं सी वाला भी करके दिखा देता हूं, डी वाला आप खुद से ट्राई करना, या डी वाला कर दूं, आप बताओ जल्दी से। चलो मैं सी वाला करके दिखा देता हूं। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब देखो 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं 1 2 3, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, 3,4 डाइमिथाइल और 4 पे क्या है बेटा, इथाइल है। इथाइल मतलब 2 कार्बन। अब देखो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें कितना डिग्री का कार्बन है, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 4 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, अरे ये हो गया 2 डिग्री, मतलब इसमें तो बोरे में भर भर के 2 डिग्री है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। उसी तरीका से 2,4 4,4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन अगर बनाओगे, चलो गरीब आदमी अगर इतना बना दिया हूं। अच्छा, गरीब कहने का मतलब ये होता है ज्ञान के मामले में गरीब हो, तुम अपने दिल पे मत लेना कि सर मैं बहुत अमीर हूं, आप मेरे को गरीब कैसे बोल दिए। चलो अगर मैं 4th वाला ऑप्शन ही बता दूं, यहां पर क्या कह रहा था, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब कितना कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
मैंने मुन्ना 6 कार्बन आपके सामने 2,2 4,4, तो यहां पर 2,2 और इधर क्या हो गया 4,4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। अब देखो सेकेंडरी कार्बन कितना है, ध्यान से देखो मुन्ना, यहां पर ये 1 डिग्री, ये सर क्या 4 डिग्री, अरे 4 कार्बन जुड़ा हुआ है एक कार्बन से 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, और यहां पर सर ये 4 डिग्री, यहां पर ये 2 डिग्री, तो यहां पर भी बेटा 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। ऑप्शन में हमसे क्या पूछ रहा था, ओनली 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। मस्त तरीका से समझ में आया। तो आईयूपीएससी का बेसिक क्वेश्चन आएगा आपको। आईयूपीएससी अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, आप नोट से भी कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे नोट्स डाला है। बट अगर आप चाहते हो कि वीडियो लेक्चर के थ्रू, तो 3 से 4 घंटा, ज्यादा 10 घंटा के लेक्चर मत देखने जाना, और साइक्लिक मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स से मत जाना। सिंपल क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, आप कर ले जाओगे। ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आंसर भी बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये सॉल्यूशन का आएगा। सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2025 का 22 जनवरी का पहला शिफ्ट, उसमें भी क्वेश्चन आया था। इस बार ऑस्मोटिक प्रेशर से आया है, देखना, मतलब ध्यान से देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मोलरिटी से आया हुआ है, पिछली बार ऑस्मोटिक प्रेशर से था। गौर से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, ये क्या है, मोलरिटी दिया हुआ है। तो हमको अगर मैं बात करूं मोलरिटी, क्या दिया हुआ मुन्ना, मोलरिटी कितना दिया हुआ मुन्ना, 3 दिया हुआ है, 3 मोलरिटी। अच्छा, डेंसिटी कितना दिया हुआ मुन्ना, गौर से देखो क्वेश्चन में डेंसिटी कितना दे रखा है। देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन में जान बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, मोलालिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मोलालिटी। क्या पूछ रहा है, मोलालिटी। अब देखो, एक बच्चा को ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता हो, हम आपको बता के रखे, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होता है, ये होता है मोलालिटी। और मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, यहां पर मोल देखते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं मोलारिटी। और जब हम मोल देखते हैं 1 kg सॉल्वेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं, मोलालिटी। अच्छा सर, जब इतना बात तुमको पता है मुन्ना, तो मैं बोलता हूं मोलालिटी। क्या बोलता हूं, मोलालिटी। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट का मोल। अरे किसका मोल मुन्ना, सॉल्यूट का मोल, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखेंगे, यहां पर सॉल्वेंट का मास केजी में लेते हैं, और अगर तुम ग्राम में लेते हो तो यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे यार ये कर लो, या फिर तुम बोलोगे नहीं सर, यहां पर हम अगर ग्राम में लेंगे तो यहां पर 1000 से क्या होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक बेसिक जरा सा फॉर्मूला आपको पता होता है। कोई अरे यार डिफिनेशन से मैंने फॉर्मूला बताया, अगर हमको मोलारिटी अगर होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते। अरे नहीं चमका, अरे नहीं चमका गरीबों, बहुत इजी है। अगर क्लास 11th 12th का बच्चा भी अगर इस क्वेश्चन को आएगा तो कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, अगर मैं 1 लीटर बोल दूं, क्यों 1 लीटर, तो मोल कितना आ जाएगा, तो मोल कितना आ जाएगा मुन्ना, मोल आ जाएगा 3 मोल किसका, सॉल्यूट का। और सॉल्यूट क्या है, यहां पर NaCl है। अरे गौर से देखो, डेंसिटी ऑफ NaCl, तो सॉल्यूट क्या है, यहां पर NaCl। ये वाला लाइन चमका, ये वाला लाइन चमका। मैंने बोला ये लाइन यहां से लाया हूं कि मोलारिटी मतलब क्या होता है, 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के घुला हो उसी को मोलारिटी बोलते हैं। तो आपने बोला सर अगर मोलारिटी 3 दिया हुआ, मतलब अगर 1 लीटर वॉल्यूम लेंगे तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल होंगे, 3 मोल होंगे। अरे इसमें समझ में नहीं आया। अच्छा, एक चीज मैं तुमसे छोटा चीज पूछूंगा, NaCl का तुम बताओ मास बताओ। अरे गरीब, NaCl का मास कितना होगा, ये हो जाता है 23 और ये हो जाएगा 35.5, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 58.5। ये क्या आ गया, मोलर मास आ गया किसका, NaCl को। ऐसे फार्मूला मास बोलते हैं, फार्मूला मास बोलते हैं आयनिक कंपाउंड के केस में, मोलर मास को फार्मूला मास बोलते हैं। इस बात के लिए मेरे से लड़ाई करने कमेंट सेक्शन में मत आना। पिछली बार जैसे एक बच्चे लिख रहे थे कि सर आप तो फोन देख के बताते हो। अरे भैया, मैं फोन देख के क्वेश्चंस में अगर कहीं कैलकुलेशन करने जाऊं, कैलकुलेशन आपको करना है, बट अगर कैलकुलेशन या कुछ चीजें मैं देख रहा हूं तो वो मतलब मेरा क्या कर, मैं कैसे आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, उससे ज्यादा मतलब है कि आप उन चीजों को सीख कैसे रहे हो। आप अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीख लिए, मेरा पढ़ाने का तरीका मैं फोन से देख के बताऊं, बुक से देख के बताऊं, मेरे से आप सीख रहे हो, तो आप मेरे को मत देखो कि मैं कैसे करा रहा हूं, आप ये देखो कि आप उन चीजों से कितना सीख पा रहे हो। हर एक हमेशा बोला जाता है जिस इंसान से भी सीखना होता है ना, वहां के अच्छे गुण को लो। मतलब अच्छा गुण, यहां पर बुरा गुण की बात नहीं है, बट एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी चीजें ग्रैब करना चाहिए। मैं कैसे देख के बता रहा हूं, मुझे कोई चीजें में कंफ्यूजन लगा, मैंने फोन से देख लिया, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया ना आया, ये चीज मोर इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, चलो तो काम की बात करते हैं। ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला मास आ गया। अच्छा, तो अगर मैं 3 मोल का मास बताऊं, देखो हमें क्या करना है ना, यहां पर सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंट का मास,
सॉल्वेंट का मास अगर मुन्ना हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास में से मुन्ना क्या करेंगे, सॉल्यूट के मास को क्या कर देंगे मुन्ना, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे। अच्छा, सॉल्यूशन का मास कितना है, अरे सॉल्यूशन का मास कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अब निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो तुम बोलोगे सर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर सर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, अरे अभी ऊपर में देखो 1.25। अच्छा ये क्या है, ग्राम पर एमएल है, अरे ये लीटर है तो लीटर को एमएल में बदल दे, लीटर को एमएल में बदल दे, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पर हो जाएगा सर 1000 ml, ठीक है जी, इनटू क्या हो गया, ग्राम पर एमएल, तो एमएल से एमएल कट जाएगा, ये आ गया 1250 क्या ग्राम। ये किसका आ गया मुन्ना, ये आ गया सॉल्यूशन का हमारा मास। सॉल्यूशन का जैसे मास आ गया, अब सर हम सॉल्यूट का मास हम कैसे निकाल सकते हैं, अरे 3 मोल दिया हुआ है, तो सर हमें फॉर्मूला पता है ना, क्या फॉर्मूला पता है, अगर तुमको मोल दिया हुआ है, अगर तुमको मुन्ना मोल दिया हुआ है तो यहां से मास नहीं निकल जाएगा। अरे मास बराबर क्या होता है सर, मोल इंटू सर फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट कितना है 58.5, इसको मल्टीप्लाई करो मुन्ना कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, 8 4 जा 24 और 125, समझ रहे हो, कैरिंग 2, 5 3 जा 15 प्लस 17, अरे 175 ये किसका आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो अब मुन्ना एक बात मेरे को ध्यान से बताओगे, अगर मैं ये चीजें आपको इतना समझ में आ गया, ओह रुक जा भैया, हाँ अगर तुमको इतना समझ में आ गया तो इसके हिसाब से मास ऑफ, रुक जा भाई मेरे, हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, तुम बोलोगे सर 1520, ठीक है मुन्ना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकला है 175.5 ग्राम। अच्छा अब ये कैलकुलेशन मैं करूं, अब जैसे तुम्हें ये निकला मास ऑफ सॉल्वेंट आपको आ गया, अब कुछ नहीं करना है मुन्ना, मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोल 3 मोल दिया हुआ है, सर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकलेगा, अरे 1250 माइनस कर दो 175.5, ये गया 0, देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपके सामने में, फिर मत बोलना सर 9 में से कितना गया 5 गया, इधर हो गया 4, इधर कितना बच गया 14 में से 7 गया, इधर हो गया 7, इधर हो गया मतलब 1 11, 1 में से 1 गया 0, 147.5। अच्छा ये ग्राम में है तो हमको सर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर ये कैंसिल होगा तो यहां पर एक और जीरो आ जाएगा, मतलब अगर मैं बात करूं 3 पे 4 जीरो डिवाइड बाय 1074, इसको बेटा डिवाइड मारोगे। अब मेरे को कैसे पता चला, अरे मैं सॉल्व करके आता हूं, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं आपकी तरह, तो बेटा मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे को जो सॉल्व करके आ रहा था, आप लोग भी सॉल्व करके देख लो, 2.79, ये क्या आया, मोलैलिटी आया, तो मोलैलिटी आया तो आंसर आ जाएगा 2.79, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और उसी चीज को हम वेरीफाई करने के लिए अगर बोलोगे तो चलो मैं एक बार क्या करता हूं, वेरीफाई करने के लिए यही आंसर आ रहा है 2.79 मोलर, बिल्कुल यही आ रहा है, मैं आपको सामने सॉल्व कर रहा हूं मेरे भाई, अब हर एक चीज बता रहा हूं, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, जेई इज अ नॉट इजी गेम, मैं बार बार कहता हूं इजी है, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा, समझ में आया, इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन, identify the number of structure from the flowing which can be correlated by diglyceraldehyde। अब देखो बायोमोलिक्यूल, मैं बार बार कह रहा हूं बायोमोलिक्यूल के लिए मैंने अपने चैनल, इसी चैनल पे मैं बायोमोलिक्यूल पूरा एनसीईआरटी एग्जांपल करा रखा है, आपने बहुत सारे बच्चे देख लिए हैं, और अगर आप अभी तक नहीं देखे प्लीज जाके देख लो, वहां पर बायोमोलिक्यूल में आप 2 चीज करो, आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जांपल पूरा देख लो और कोई सीट लगा लो या फिर पीवाईक्यू का क्वेश्चन कर लो बायोमोलिक्यूल के, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी का ये स्ट्रक्चर है, ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको यहां दिखा रहा हूं ना मुन्ना, ये अपने मन से मैं नहीं बना रहा हूं, ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर OH ये राइट हैंड साइड में CH2OH के अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों राइट हैंड साइड में हो तो उसको डिग्रीसिल्डिहाइड बोलते हैं, अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता तो उसको बोलते हैं एल-ग्रीसिल्डिहाइड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी में नोटेशन बोलते हैं। अच्छा कैपिटल एल कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों में अंतर, वो स्मॉल डी होता है रोटेशन दिखाता है पॉजिटिव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये डी हमको ये बताता है कि ये CH2H के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो अल्कोहल वाला ग्रुप है ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ जस्ट इमीडिएट CH2H के जुड़ा हुआ, ये लेफ्ट में है या राइट में, बस ओरिएंटेशन दिखाता है। अब उसके हिसाब से इस क्वेश्चन में कह रहा था इनमें से कौन कौन से डिग्रीसिल्डिहाइड को कोरिलेट कर रहा है। अब मेरे बालक ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, कार्बन है और यहां पर हाइड्रोजन है CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, अरे इतना तो चमक गया होगा। अच्छा यहां पर भी CH2 है, ठीक है। अच्छा
अब आप गौर से देखो, क्या CH2OH के बगल में, मैं मुन्ना बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी रहे होगे, क्या CH2H के लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर OH है? अरे यहां पर OH किधर है? इधर देखो CH2OH और इधर देखो, दोनों सेम साइड है, राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया? डिग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेट होगा। अच्छा सर आगे आओ सर, यहां पर देखो गौर से मुन्ना, अरे गौर से देखो OH और OH दोनों सेम साइड है, कौन सा साइड? राइट हैंड साइड में OH है, तो ये क्या हो गया? डिग्लाइसल्डिहाइड। समझ में आ गया? अच्छा, अगर आप गौर से देखोगे इस वाले स्ट्रक्चर में मुन्ना, अगर आप गौर से इस वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहां लेफ्ट में है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर लेफ्ट में है, तो ये क्या हो गया? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अरे नहीं समझ में आया? अच्छा सर, सर यहां तो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो क्या करूं? अरे परेशान नहीं होने की बात है, यहां इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो, क्या अपोजिट में है, मतलब दोनों सेम साइड है। अरे इसको पलटोगे तो दोनों सेम साइड आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा क्या है? डिग्लिसरॉल्डिहाइड। तो स्ट्रक्चर नंबर ए, स्ट्रक्चर नंबर बी, स्ट्रक्चर नंबर डी, ये जो तीन स्ट्रक्चर है ये डिग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या है? कोरिलेटेड है। ये इंटीजर टाइप में भी पूछा जा सकता था, 3-4 स्ट्रक्चर और दे देते। तो मैं फिर कह रहा हूं, बायोमोलिक्यूल को कायदे से सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जाके देख लो, ओपन करके देखोगे बुक आपको दिख जाएगा, और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, उसके अलावा पीवाईक्यू कर लो। समय नहीं है, स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर के लिए बता रहा हूं आपको, हर एक क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कहीं पर 3 दिख रहा है, बिल्कुल आंसर 3 है। आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आया? इजी क्वेश्चन बट टेक्निकल क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाओगे तो। व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओ हो, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है अगर ब्रोमीन का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हो तो क्या होता है? अरे भैया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR। किस किस को पहले ये देख के समझ में आया? सर कह रहा था सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, तो सर एक बार स्ट्रक्चर बना ले। सर ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, और सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब सर ये वाला कार्बन है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अरे नहीं समझ में आया? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट करा रहा है किसके साथ सर? Br2। क्या ही रिएक्शन दिया हुआ है? H प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कौन सा रिएक्शन है? चिक चिक के कह रहा है मैं ब्रोमिनेशन हूं, मैं ब्रोमिनेशन हूं, मैं ब्रोमिनेशन हूं। ब्रोमिनेशन इज मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, वहीं पर क्लोरिनेशन इज मोर सेलेक्टिव। अरे यार, मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव पढ़ा के रखे हैं। जो जो बच्चा सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी अगर FRSR को डीप से पढ़ा होगा हैलोजिनेशन में, उसको चमक गया होगा। बट अगर आपको वो नहीं भी जानते हो तो भी मेरे भैया एक बात बताओ, यहां पर आपको क्या बनाना है? सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, आपको यहां पर H हटाओगे और वहां पे Br लगाना है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपने H हटाना Br लगाना वाली बात देखा, तो आप क्या देखोगे? एक ये वाला टर्सरी हाइड्रोजन है मुन्ना, गौर से दिखा, और एक ये वाला टर्सरी हाइड्रोजन है। अरे ये हाइड्रोजन देखो, एक इधर 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 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो यहां पर भी क्या है? टर्सरी हाइड्रोजन है। तो बेसिकली ये 2 टर्सरी हाइड्रोजन है। बट अब ये दोनों में से किसको हटाएगा? बात इस पे आके अटका, देखो हटेगा तो यहीं से, बट यहां पे देखो ये क्या है मुन्ना? CH3। यहां पर क्या है मुन्ना? CH2। अरे नहीं समझ में? और यहां पर क्या है? CH। तो 3 2 5 1 6, अगर यहां से हटाते हो तो इसके पास 6 अल्फा H। यहां से देखो, यहां पर क्या है? CH2, ठीक है मुन्ना, और यहां पर क्या है? CH2। तो इसके पास कितना है? 2 2 4 1 5। तो बेटा ये वाला जो, अगर मैं इसको नाम दे दूं, अगर मेरे मुन्ना इसको नाम दे दूं ये वाला 1 और ये, तो बोलोगे C1 इज मोर रिएक्टिव, C1 इज मोर रिएक्टिव देन C2। क्यों भैया? क्यों? अरे भैया C1 से कितना अल्फा H है? 3 और 2 5 और 1 6, तो इसके पास 6 अल्फा H है। और वहीं पर अगर C1 मोर रिएक्टिव देन C2 कार्बन के पास कितना अल्फा H है? ये वाला C2 वाला है, तो इसके पास 1 इधर 2 इधर 2 इधर, तो इसके पास कितना है? 5 अल्फा H। तो भैया जिसके पास ज्यादा अल्फा H वो वाला मोर रिएक्टिव, वहां से हैलोजन हटेगा और वहां पे ब्रोमीन लगेगा। कोई क्वेश्चन में ऐसा 30 मार्क हाँ वाली बात नहीं थी, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छा क्वेश्चन इसको पूछना होता, मैं कह रहा हूं ना, अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है? यहां से बेटा हरेगा H हटेगा और यहां पर Br लग जाएगा। FRSR का ये एग्जांपल है, बहुत इजी क्वेश्चन। बट अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होता तो सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी वाला में आइसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखिए पूछ लेता क्वेश्चन। आधे बच्चे फैल जाते हैं जो सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी नहीं पढ़े हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, FRSR, FAR, EAR, NSR, जिसमें SN1 SN2 पढ़ाते हैं, E1 E2 पढ़ाते हैं, ये सारे रिएक्शन आप
चुन चुन के भैया पढ़ लेना, इससे क्वेश्चंस आते हैं चैन रिएक्शन खासकर ऑर्गेनिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, आंसर नंबर 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है आइडेंटिफाई द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स दैट आर लो स्पिन। पहले लो स्पिन कब बनाता है? देखो लो स्पिन मतलब क्या होना चाहिए सर? जनरली, मैं फिर कह रहा हूं जनरली वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। आधा बच्चा लड़ाई करने आ जाएगा, सर हमेशा क्या वीक फील्ड लिगैंड के केस में लो स्पिन बोलता है? मैंने बोला ना ना ना, मैंने बोला जनरली। जनरली अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगैंड होता है तो लो स्पिन बनता है। ठीक है जी। कह रहा है होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक मतलब सेम टाइप, सेम टाइप मत बोलो, सेम लिगेंड बोलो। अगर मान लो किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर एक ही लिगेंड हो सेम टाइप के, उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप लिगेंड। सर यहां पर एक सीएन लिगेंड है और एक नाइट्रोसो लिगेंड है, सर ये हेट्रोलैप्टिक हो गया, पहला आंसर गलत हो गया। सर यहां पर CuF6, क्या सर फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है? बिल्कुल सर। और सर क्या यहां पर हमारा सारे एक तरह के लिगेंड है? फ्लोरीन इज ओनली वन टाइप ऑफ मोनो, अरे एक ही तरह के सारे लिगेंड है। तो ये हो सकता है, अभी कंफर्मेशन पे टिक नहीं करेंगे, डबल टिक नहीं। क्या ये हो सकता है? सर हो सकता है, लेकिन सर CN है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कर देगा। NH3 बेटा ये हो सकता है, बट NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो ये कट गया। H2O वीक फील्ड लिगेंड, तो बेटा ये हो गया। बट अगर मान लो एक बच्चा के पास टाइम है, या फिर मैं कहता हूं कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, आप बना के देख लो। आप क्या कर लो, बना के देख लो। जैसे देख लो COF6 क्या है मुन्ना? 3-। अच्छा सर यहां पर x माइनस का 6 इक्वल टू सर माइनस का 3, तो x के चार्ज कितना आ गया? +3। मतलब कोबाल्ट किस स्टेट में है मुन्ना? +3 में। अरे एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, अरे नहीं समझ में आया। एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, तो कितना होता है? 3d7 4s2। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 3 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट का कितना होता है? 3d7 4s2। लेकिन यहां पर हमारा क्या है? कोबाल्ट +3 में है, तो इसका क्या हो जाएगा मुन्ना? 3d6। अब 3d6 के केस में कुछ नहीं, हमारा d ऑर्बिटल बनाओ, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन को फिट करने की कोशिश करो और आंसर अपना पालो। अरे नहीं समझ में आया? देखो मुन्ना 1 2 3 4 5 6, भैया यहां पर पेयरिंग नहीं होगा तो आगे वाला जो ऑर्बिटल आएगा, मतलब यहां पर पेयरिंग नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हाई स्पिन नहीं, लो स्पिन नहीं होगा, पेयरिंग नहीं हो रहा है, वीक फील्ड लिगेंड। उसी तरीका से यहां पर सीआर की बात करो, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 3d4 4s2, मतलब 3d5 हो जाता है 4s1। अरे यार क्रोमियम के केस का, क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन केस 3d5 4s1 होता है, बट यहां पर किस में है? क्रोमियम +2 में है, तो क्रोमियम के केस में +2 में क्या हो जाएगा मुन्ना? 3d4 हो जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड के केस में यहां पर भी पेयरिंग नहीं होगा, तो बिल्कुल ये आंसर अपना और ये आंसर दोनों के दोनों सही है। ये किसके लिए करा रहा था? ये CrH2O, ये भी वीक फील्ड लिगेंड की तरह यहां पर ट्रीट होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को आंसर आ गया, दैट इज अ B and E विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? तो बेसिकली अगर मैं जनरली बताऊं तो जब जब वीक फील्ड आएगा तो पेयरिंग नहीं होगा, बट क्या हमेशा नहीं होगा? ना ना ना, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला जनरली। सर होमोलैप्टिक क्या होता है? सेम टाइप ऑफ लिगेंड आना चाहिए, तो बस वैसे ही हमारा ए तो वैसे ही कट गया, और डी और जो हमारा सी था वो इसीलिए कटा क्योंकि हमारा यहां पर CN और HCN कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर आर जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं जनरली, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफी सारे एक्सेप्शन है। अगर आप चाहते हो सारे एक्सेप्शन का भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, पहले ये सीरीज कंप्लीट करूंगा उसके बाद बताऊंगा। एक ही आदमी हूं तो जो 1 by 1 करके ही दे पाऊंगा, समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कोऑर्डिनेशन डिटेल लेक्चर पहले बोल चुका हूं, पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन आते हैं, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ये क्वेश्चन बेटा GOC का है, और मैं आप लोगों को चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, कोई भी शिफ्ट हो, आप किसी भी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो, अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम कह रहा हूं, 2 to 3 क्वेश्चन GOC में देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं फिर से कह रहा हूं हाइपर कंजुगेशन का क्वेश्चन, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस या मेजोमेरिक। बेटा ये जो 3 इफेक्ट है ना, इस पे बेस आप प्रॉपर कम से कम 20 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ के आएगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन पे आता हूं, चलो देखो कह रहा था मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, भैया यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, ये क्या करेगा बेटा? इसके पास लोन पेयर है, और जब पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो ये +M ग्रुप दिखाएगा। +M मतलब मेजोमेरिक, रेजोनेंस का ही जब ग्रुप ऑफ एटम को इफेक्ट दिखाता है तो उसको मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या दिखाएगा मुन्ना? ये दिखाएगा +H, अरे यार हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? ऑर्थो मेटा, अरे यार ये ऑर्थो और
ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये किस पोजीशन पर लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पर। तो मेटा पोजीशन पर ये क्या दिखाएगा बेटा? ओनली माइनस आई। तो अब देख लो, और ऑर्डर आपको पता होता है, अरे ऑर्डर आपको पता होता है सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा सर प्लस एम, उसके बाद किसका सर? उसके बाद प्लस एच, और उससे सबसे कम किसका सर? सर प्लस आई। अरे यार कब? जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं सर तब। अरे नहीं समझा, अरे नहीं समझा, अरे ये चीजें पता है आपको तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर चीख चीख के कह रहा है सर आंसर मैं सेकंड हूं। समझ में आया? इजी क्वालिटी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जीओसी से हर एक साल आते हैं, हर एक शिफ्ट में आते हैं, और आप पढ़ के जाओगे तो प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं, आप बना के आओगे। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में इसको रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन। वाओ वाओ, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं, क्लास 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, बेसिक टेक्निक एंड प्रिंसिपल वाला, जिसमें आप आगे बढ़ोगे तो वहां पर एक है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये वाला जो पार्ट है ना मुन्ना, इसको कायदे से पढ़ के जाना, जहां पे आपको लेसलेंजे टेस्ट, कैरियस मेथड, जेंडाल मेथड, ड्यूमास मेथड, उसके साथ साथ पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। अरे कितना बोलोगे, कितना बुलवाओगे बेटा? ये सारे चीज यहां पर दिया हुआ है और इससे क्वेश्चंस आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये हवा में नहीं बातें कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल हो गया, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पार्ट हो गया, इससे क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे। आप किसी भी शिफ्ट की बात कर लेना, पेपर दे के आओगे तो समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है नाइट्रोजन सल्फर, देख लेता हूं एक बार क्या क्या कह रहा है। नाइट्रोजन ठीक है बेटा, सल्फर ठीक है मुन्ना, हाइड्रोजन एक्स ले लेता हूं, फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड हो, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है मुन्ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसलेंजे टेस्ट। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलाइड अगर होगा तो उसको लेसलेंजे टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी में करके दिखाया है मुन्ना। आप जैसे चैप्टर खोलोगे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, लेसलेंजे टेस्ट में सबसे पहले यही दिखेगा। उसके अलावा जो यहां पर मेटल लेते हैं ना, वो सोडियम मेटल लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट वही है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फ्रॉम इनटू आयनिक फॉर्म। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर, हैलाइड और फास्फोरस किसके साथ होते हैं? ये कैसे बॉन्ड बना के रखते हैं मुन्ना? ये जो हमारा बॉन्ड बना के रखता है, ये बॉन्ड बना के रखता है कोवेलेंट। कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट। तो इस कोवेलेंट को पहले हम किस में चेंज करते हैं? आयनिक। और आयनिक में चेंज करने के लिए हमको मेटल लेना पड़ता है, दैट इज सोडियम के साथ। हम लोग सोडियम मेटल के साथ क्या करते हैं मुन्ना? रिएक्शन करवा देते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला स्टेप यही होता है लेसलेंजे टेस्ट में। अब कह रहा है बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विथ मैग्नीशियम। यही गलती कर दिया ना, अरे सब कुछ सही कर रहा था। अगर ये मैग्नीशियम के जगह पे सोडियम दे देता तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही होता। बट अभी के हिसाब से स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट मुन्ना स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? गलत हो गया। कहीं पर ऐसा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 ट्रू। बिल्कुल सही बात है। समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूं, वो टॉपिक बताते जा रहा हूं जिससे क्वेश्चंस आपको अप्रैल अटेम्प्ट में देखने को मिलेंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझना, और जब पेपर आएगा तो आपको याद आएगी मेरी कही हुई बातें। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस को बहुत अच्छे से कर लेना। जीओसी डिटेल लेक्चर, बायोमोलिक्यूल कोऑर्डिनेशन का डिटेल लेक्चर, सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं बट रिपीट होगा किसी भी सब्जेक्ट में, इससे क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये वाला ना रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन का पूरे का ऑर्गेनिक में जितना रिएजेंट है जेई के सिलेबस में, जो भी 25 से 40 इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, उस पूरे को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। इस वीडियो का ये भी वाला पीडीएफ और उस वाला को पीडीएफ, जितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है आप वहां से उसको सिर्फ याद करके जाओगे। 3 से 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के रिएजेंट से आते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। देखो RCOCl, ये क्या है मुन्ना? एमाइड। ये क्या है? एमाइड। एमाइड का रिएक्शन कह रहा था इनमें से कौन कैटलिस्ट है जो रिडक्शन के काम आता है? और अगर आप पढ़ोगे एमाइड का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि क्या होता है मुन्ना? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अरे SRA मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? तो ये क्या करता है? एमाइड को एमाइन में रिड्यूस कर देता है। क्या बोला? इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मुन्ना, एमाइड को एमाइन में रिड्यूस कर देता है। RCH2NH2। ये पहला वाला हमारा क्वेश्चन दिया था। तो अभी आपको सिर्फ पूछ रहा था रिएजेंट। अगर मान लो क्वेश्चन अच्छा बनाता, जैसे एक बार जेईई एडवांस से बनाता, तो यहां पर क्या कर देता? लिस्ट 3। मैं बता रहा हूं एडवांस वाले बच्चे सतर्क हो जाना। यहां पर क्या दे देता? यहां पर भी दे देता ए, यहां पर ABC मत लो, यहां पर क्या ले लो? कैपिटल 1, कैपिटल 2, कैपिटल 3, कैपिटल 4। देखना क्वेश्चन और अच्छा बन जाता। 2017, अरे जेईई एडवांस
2017 जेई एडवांस में जाके देखना, जेई एडवांस में ट्रिपल कॉलम वाला क्वेश्चन आया था। यहां पर 3, यहां पर 4, और यहां पर क्या दे देता, यहां पर मैं प्रोडक्ट बना देता ऐसे, यहां पर एक प्रोडक्ट बना दिया NH2 और यहां पर बना दिया CH2R CH2NH2 और फिर मैं यहां बना दिया, मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैं फाइनल बना दिया, तो इससे इसको मैच करो, इससे इसको मैच करो। जेई एडवांस 2017 में आया था, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अब देखो कुछ नहीं यार, ये नाइट्रो ग्रुप है, SN कोई भी डी ब्लॉक का मेटल ले लो, SN PT प्रेजेंस ऑफ SN, निकल के प्रेजेंस ऑफ HCl, तो Na2 आयरन भी ले सकते थे। यहां पर क्या ले सकते हो मुन्ना, डी ब्लॉक एलिमेंट में यहां पर आयरन भी ले सकते हो, आयरन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये NO2 को NH2 में बदल देता है, कहां, एमाइन चैप्टर में आप पढ़ते होगे। RCN साइनाइड को H2 प्रेजेंस ऑफ निकल, ये भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हो, तो CH2 NH2 में बदल देता है। और ये कौन सा रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन सा रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा रिएक्शन का ये पार्ट आता है मुन्ना। ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ये चौथा वाला है, ये कौन सा रिएक्शन में पार्ट आता है, चलो मैं बता देता हूं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, क्या बोला, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में कितना मोल हम लोग Br2 यूज करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Br2, Br2 बेटा कितना मोल यूज करते हैं, ठीक है, किसमें, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। या फिर Br2 का मत और मजा आएगा क्वेश्चन में, यहां पर NaOH का आप बता दो मोल कितना लेंगे, NaOH का कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी बच्चा पूरा लेक्चर दिखेगा, हैव अ रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में कितना मोल NaOH यूज करते हैं। तो रिडक्शन में NaOH लेते हैं और NaOH का कितना मोल होता है। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है यार, सारे आंसर लिखा हुआ है, रिएजेंट वाला क्वेश्चन है, आप देख लो। ए का हो जाएगा हमारा थर्ड, ए का थर्ड, अच्छा 2 ऑप्शन में है, और बी का क्या हो जाएगा, बी का हमारा हो जाएगा क्या, फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। आंसर हमको दिख गया, आप लोगों को भी दिख गया होगा, आंसर विल बी सेकंड। इजी क्वेश्चन, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपको ऐसा बोला ना 3 कॉलम वाला क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 में आया था, तो आप ऑर्गेनिक का रिएजेंट वाला क्वेश्चन एडवांस में भी आएगा, मेंस के हर एक शिफ्ट में आता है। अभी शिफ्ट में भी 3-4 क्वेश्चन है, पिछले शिफ्ट में भी आया था, मैं डिस्कस किया हूं आप लोगों से। RBr एल्किल हैलाइड है, उसका रिएक्शन करा रहा है मुन्ना MgDr ईथर, अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का दादा, कौन सा, ग्रिगनाल रिएजेंट बनाना चाह रहा है। ग्रिगनाल रिएजेंट को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बना रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr कितना है पॉसिबल है जो कि प्रोड्यूस करेगा 2 मिथाइल। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको आना चाहिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ये भी कहां पढ़ाया जाता है, हैलोजिनेशन में। कहां पढ़ाया जाता है, हैलोजिनेशन में। मैंने बोला एक R ग्रुप है, ठीक है मुन्ना, और यहां पर Br है, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, MgBr, Mg किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ, ये क्या बनाएगा MgR, ये क्या बना लेगा RMgBr, और ये क्या बना लिया मुन्ना, ये बना लिया ग्रिगनाल रिएजेंट। क्या बना लिया, ग्रिगनाल रिएजेंट, क्या बना लिया, ग्रिगनाल रिएजेंट। अरे ग्रिगनाल रिएजेंट को हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो ये क्या कर लेता है मुन्ना, ये ले लेता है, अरे हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O, और जहां जहां भी एक्टिव H मिलता है एसिड बेस रिएक्शन होता है, और ये बना लिया MgOHBr। ये तो मैं आपको पता है, रिएक्शन के बारे में पता है, बट ये आपसे वो नहीं पूछ रहा था, ये आपसे ये पूछ रहा है कि यहां पर R क्या क्या पॉसिबल है जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला कंपाउंड बना। तो यहां पर R क्या लिया है, गौर से देखते हैं, ये R कुछ ऐसा ग्रुप है, ये R कुछ ऐसा ग्रुप है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बच्चा इस क्वेश्चन को दिमाग लगाएगा। मैंने बोला कैसे, एक सेकेंड दे दो, मैंने बोला कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। मेरे भाई एक बात बताओ सर, यहां पर देखो ये पोजीशन क्या, ये पोजीशन सेम, तुम बोला बिल्कुल सर। मैं यहां पर सेम पोजीशन को अलग अलग, यहां पर ये दूसरा अलग वाला पोजीशन, यहां पर ये वाला पोजीशन अलग सर, और यहां पर सर ये वाला पोजीशन अलग, इसमें कोई डाउट, अरे नहीं चमका, अरे नहीं चमका। मैंने बोला ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अरे मुन्ना अगर इसको 1 दे देते हो, इसको 2 दे देते हो, इसको 3 दे देते हो, ये 4 देते हो, कोई बच्चा बोलेगा अरे यार यहां से चाहे यहां पर Br दे दो, चाहे यहां पर Br दे दो, बात बराबर है। अरे नहीं समझ में आया, यहां से Br दो दोगे, एक H हटा के यहां पर भी हटा सकते हो। तो बेसिकली 4 पोजीशन, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, यही 4 पोजीशन है जिससे आप Br लगा के ग्रिगनाल रिएजेंट बनाओगे और हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो वहां से H जुड़ जाएगा और OH वहां से RMgOHBr हट जाएगा। किस किस को चमका बेटा, मैं फिर कह रहा हूं ग्रिगनाल रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिससे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन में एल्किल मतलब अल्कोहल, फिनॉल सब बना सकते हो। इसीलिए बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दादा, ऐसा कंपाउंड जो आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। तो भैया आप समझ में आया, कुछ नहीं यार। R अगर मान लो Br यहां जुड़ा होगा तो Br के बाद क्या करोगे, RMg, इसके बीच में Br इंसल्ट हो जाएगा, अरे यार Mg इंसल्ट हो जाएगा, ग्रिगनाल्ड बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहां पर H जुड़ जाएगा। सेम वे यहां से हो सकता है, यहां पर Br, अरे नहीं चमका, अरे मैं शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे ट्रिक,
शॉर्टकट मेथड जो होता है बेटा वो उसी बच्चे के लिए होता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है। आप लोग तो पूरे साल पढ़े नहीं हो, लास्ट 15 दिन स्ट्रेटेजी 99 परसेंटाइल देखते रहो, आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं जो भी बच्चे इस सीरीज को पूरा देख रहे हैं, हैव अ रिक्वेस्ट, जो जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को लिख लिख के करते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। ग्रिग्नाल्ड रीजेंट वाला इंपॉर्टेंट है, हर एक सेक्शन में आपको क्वेश्चंस आते हैं। और क्लास 12 का ऑर्गेनिक, चलो मैं एक चीज बता देता हूं, क्लास 12 का ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, कुछ मत करना। अगर कोई लेक्चर मत देखो तुम, क्लास 12 का ऑर्गेनिक के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 12th एनसीईआरटी को लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और इसके अलावा क्लास 11th के लिए आप बस एक चैप्टर में कह रहा हूं जिसका डिटेल देख लो, जीओसी। और अगर किसी बच्चा का बेसिक आईयूपीएससी नहीं देखा है तो आईयूपीएससी एंड आइसोमेरिज्म, ये 3 चैप्टर आप डिटेल लेक्चर देख सकते हो। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाओ। मैं कह सकता हूं ऑर्गेनिक में आप 90% क्वेश्चन कर लोगे, उसके अलावा आप 100% के लिए जितना प्रैक्टिस सॉल्व करोगे उतना आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटालिक ग्रुप 15। ग्रुप 15 में क्या क्या होता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। बेटा ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, मतलब एंटीमनी और बिस्मथ। ये मैं ट्रिक से एनमोनिक से याद कर रखा हूं। अब देखो क्या कह रहा है कि ग्रुप मैक्सिमम कोवैलेंसी नॉन मेटल कौन है? पहली बात आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है मुन्ना? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ऊपर के ही 2 नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है, ध्यान से समझो, वीकेस्ट ई बॉन्ड। अरे यार एनसीईआरटी का लाइन है कि एन एन जो बॉन्ड होता है ना, ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है। रीजन बताओगे? कोई रीजन बताओगे मुन्ना? कोई रीजन बताओगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अरे भैया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहा होता है? रिपल्सन कर रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है? एन एन बॉन्ड जो बॉन्ड होता है ये सबसे वीक बॉन्ड होता है, पूरे वीकेस्ट बॉन्ड लिखा हुआ है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। तुम बोलोगे सर फास्फोरस में भी तो लोन पेयर होते हैं। अरे फास्फोरस का साइज बड़ा हो गया, लोन पेयर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अरे नहीं समझ में आया तो सर एन एन हो गया। अच्छा कह रहा है मैक्सिमम कोवैलेंसी उसका बताइए जिसका वीकेस्ट ई बॉन्ड हो। तो अब तुमको पता चल गया एनएन बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का बेटा मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होता है, मतलब मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना सकता है? मैक्सिमम कोवैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है बेटा? होता है 4। कौन सा केस में होता है? मैं आपको कंपाउंड का भी नाम बोलोगे तो बता देता हूं, N3-, लीनियर शेप होता है। अरे मुन्ना डिस्कस करके रख चुके हैं कल ही, पुराना वाला पेपर। जो बच्चा नहीं देखा है प्लीज हैव अ रिक्वेस्ट जाके देख लीजिएगा। N3- का स्ट्रक्चर होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है SP और हमारा शेप हो जाता है लीनियर। 2022 का पेपर 1 में इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था, तो आंसर अपना पता चल गया। मैक्सिमम कोवैलेंसी कह रहा था तो मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या आ गया? 4। क्वेश्चन इजी है बट बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है, आपको हर एक चीज के लिए रेडी रहना। इसीलिए तो कह रहा हूं ये सेशन बहुत हेल्प कर रहा होगा आप लोगों को। अगला बढ़ते हैं, द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है? एक साथ क्या हो रहा होगा मुन्ना? ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और दूसरा का क्या हो रहा? रिडक्शन भी हो रहा। एक ही साथ एक ही कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। अच्छा सर डिसप्रोपोर्शनेशन ऑक्सीडेशन कब होगा? अरे ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अरे नहीं समझ में आया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन मतलब मुन्ना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ON। अच्छा रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ON। अरे नहीं समझ में आया? अरे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अपना बढ़ा लेना, मतलब रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाना। चला देखते हैं, एक चीज बताओगे यहां पर ClO2 मैं इधर लिख लेता हूं ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन कर सकूं। ClO2- है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, जैसे बहुत सारे बच्चे इतना तो पता होगा बेटा, इसका X मानेंगे। इधर बेटा 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है बराबर -1। अब मैं पहला बार तो निकाल के दिखा रहा हूं, अगली बार से निकाल के नहीं दिखाऊंगा। ये कितना हो गया? +3। यानी बेटा अगर मैं बात करूं इधर Cl कितना पे है? +3। अब इस बार तो मैं निकाल दिया। अरे इतना तो तुमसे मात जेई वाले बच्चे हो रे भाई। अब इस पे कितना हो जाएगा? गौर से देखो। अरे भैया -6 तो ये हो जाएगा +5। नहीं चमका, और नहीं चमका तो थोड़ा सा खुद से कैलकुलेशन करके देखो। ClO पे कितना आ जाएगा मुन्ना? ClO पे कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, इधर पे आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा +1। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? ClO4-। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से बताओ कितना आएगा? तुम बोलोगे सर प्लस का क्या? अरे 4 2 8 प्लस का 7। अच्छा मैं अगर आपको बताऊं क्लोरीन जो होता है बेटा वो -1 +1 +3 +5 +7 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये पता है?
क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ग्राउंड स्टेट और फ्री स्टेट में क्या बोला मैंने, क्लोरीन जो होता है -1 +1 -1 +1 +3 +5 +7, ये सब क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्या करता है, क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। अच्छा सर, अब आप बताओ क्लोरीन सर +3 में है, तो +3 से मुन्ना ये घटा भी सकता है, ये बढ़ा भी सकता है। अरे +3 से क्या +1 में जा सकता है, -1 में जा सकता है, नीचे कम हो सकता है, बिल्कुल हाँ सर। ऊपर जा सकता है, मैंने बोला बिल्कुल हाँ। अच्छा सर, सर +5 से सर ऊपर जा सकता है, मैंने बोला बिल्कुल हाँ। नीचे जा सकता है, बिल्कुल हाँ। +1 से सर नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, बिल्कुल हाँ। +7 से क्या ऊपर जा सकता है, मैंने बोला अरे मुन्ना +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम जो वैलेंसी होती है क्लोरीन की +7 होती है, तो भैया इसका ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बट रिडक्शन पॉसिबल है। तो क्या सर इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे? मैं बोला मेरे बालक, मैंने बोला था डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए। ये ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा बट रिड्यूस नहीं, सॉरी रिड्यूस तो हो जाएगा बट ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो बेटा आंसर आ गया फोर्थ वाला, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, बाकी तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर के बेस। रिडॉक्स का ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। बट रिडॉक्स से आपको क्या आना चाहिए, रिडॉक्स से आपको आना चाहिए बैलेंसिंग। रिडॉक्स रिएक्शन से दो चीजें आपको आना चाहिए, क्या क्या, एक आना चाहिए आपको बैलेंसिंग, जो कि पूछा जाएगा आपके पेपर में, बैलेंसिंग, ठीक है मुन्ना, बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग के साथ साथ दूसरा जो चीज आएगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली आपके सिलेबस में बहुत सारे पेपर्स में देखने को मिला है, मेरा मानना है अपने अटेम्प्ट में आपके पेपर में बैलेंसिंग या तो ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग। ये जो क्वेश्चन आया था ना, ऐसे क्वेश्चन डाटा बेस्ड क्वेश्चन होता है, हालांकि बच्चा दिमाग लगा के किया है, बट ऐसे क्वेश्चन हमेशा डाटा पे, क्योंकि देखो इसमें कह रहा था डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, और डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर होता है Q/D। देखो ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, किस किस फैक्टर पे मुन्ना, ये कह रहा है डायपोल मोमेंट जो होता है ना वो चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। किस किस का, चार्ज, जितना ज्यादा दो कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो उतना ज्यादा डायपोल आएगा, ठीक है सर। और उसके अलावा दोनों कंपाउंड के बॉन्ड लेंथ भी फर्क पड़ता है, समझ में आया। इसी तरीका से CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I, अरे NCERT में दिया एक्सेप्शन ऑर्डर, गरीब क्या बोलूं मैं, तुम लोग पढ़े होगे तो समझ में आ गया। हेलो एल्केन हेलो एलिन चैप्टर में जहां पर डायपोल का ऑर्डर दिया हुआ है वहां पर एक्सेप्शन के साथ जाता है, बताना किसका ऑर्डर होगा। इस क्वेश्चन में बात करते हैं चार, जरा NF4 NF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इधर है फ्लोरीन, इधर है फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन, अच्छा HBr कहाँ है, HBr यहाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, H2S है। H2S का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंट शेप, अरे बार बार रिपीट हो रहा है ये सब स्ट्रक्चर, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। CH3Cl, इधर C, इधर Cl, इधर Cl, इधर H, ठीक है मुन्ना। ये है अपना कहानी, ये है अपना कहानी। अब शशि सर की जुबानी क्या है, ध्यान से समझेंगे। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में गरीब बालक किसी से भी पूछूंगा मैं तुम लोगों से कि बताओ कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम बोलोगे सर चीख चीख के कह रहा है कि नाइट्रोजन मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। नाइट्रोजन कह रहा है कि मैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, किसके तुलना में, फ्लोरीन के तुलना में। अच्छा, जो लोन पेयर होता है उसका जो डायपोल का डायरेक्शन होता है अबे फ्रॉम द क्या होता है, सेंटर रीजन, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो पता चला केमिकल बॉन्डिंग अभी पढ़ने लगे। तो यहां क्या होगा, डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है ना, तीन सेम डायरेक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन, तो डायपोल की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, डायपोल की वैल्यू कम होगी। म्यू क्या होगा, लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि कैंसिल कर रहा है सारा का सारा फोर्स। अरे एक वेक्टर ऊपर की तरफ, तीन वेक्टर नीचे की तरफ, नहीं चमका। अच्छा सर यहां पर क्या है सर, इधर से सर Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर H सर मोर पॉजिटिव, तो यहां पर क्या होगा, म्यू क्या होगा, इसके तुलना में क्या होगा, मोर होगा, इसके तुलना में क्या होगा, मोर होगा। क्यों मोर हुआ, समझ में आया, क्योंकि यहां पर एक ही डायरेक्शन में लग रहा था डायपोल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 और उसका 2, तो ठीक ठाक डिफरेंस है। अच्छा सर यहां पर क्या है सर, यहां पर क्या है सर, यहां पर अपना है लोन पेयर। अच्छा गौर से देखो, डायरेक्शन देखो मुन्ना, अरे डायरेक्शन का ही सारा जिंदगी डायरेक्शन में ही, सही डायरेक्शन कोई यूपीएससी क्रैक कर लेता है, गलत डायरेक्शन कोई आतंकवादी बन जाता है, आतंकवाद बन जाता है। तो भैया डायरेक्शन, पूरा खेल डायरेक्शन का है मेरे लल्ला। अब देखो सल्फर, और अब तुम बोलोगे सर इसका ये डायरेक्शन है, इधर सर इसका ये डायरेक्शन है, आपने अभी बोला था सर लोन पेयर का डायरेक्शन, अरे वाह बहुत ही बढ़िया सर। तो यहां तो सर डायपोल मोमेंट सर इसका और ज्यादा हो जाएगा, मोर, किसके तुलना में, इसके तुलना से भी। क्यों भैया, क्यों भैया, आपको समझना पड़ेगा डायपोल की वैल्यू ज्यादा क्यों हुआ। डायपोल की वैल्यू इसीलिए ज्यादा हुआ क्योंकि सारा डायरेक्शन, अरे वेक्टर सारा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। प्लस यहां पर आपको पता होता है कि जैसे जैसे
जैसे जैसे Cl बढ़ता है डायपोल घटता है, पता होगा C जैसे CH4 CHCl3 CH2Cl2, अरे वो वाला जो ऑर्डर होता है, मैं आप समझ गए कि कौन सा ऑर्डर की बात करना चाह रहा हूं। बट इस केस में अगर बात करूंगा तो इधर डायरेक्शन, इसका इधर डायरेक्शन, इसका इधर डायरेक्शन, और हाइड्रोजन और क्लोरीन में बात करोगे तो इसका भी डायरेक्शन इधर। अरे नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया। कार्बन और हाइड्रोजन में डायरेक्शन, कार्बन और हाइड्रोजन में डायरेक्शन भी यहां पर आपको इस केस में देखोगे तो डाटाबेस देखोगे तो इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वैसे ये वाला क्वेश्चन में 3 Cl है, अरे 3 Cl खींच रहा है नीचे की तरफ, तो जो म्यू हो जाएगा ये मोस्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा चारों ऑप्शन में, इसके ऑप्शन के हिसाब से ये वाला। तो कोई ऑप्शन आंसर दिख रहा है जिसमें CHCl3 का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम क्या H2S का, फिर HBr का, फिर NH3 का। डाटाबेस क्वेश्चन है, डाटा भी NCERT में डाटा दिया है जो इसको वेरीफाई करता है, बट यही सही आंसर है। 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई बार बच्चे को गलत होने के चांसेस होते हैं, बट आप अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज अच्छा होगा, केमिकल बॉन्डिंग डिटेल लेक्चर में बोल रखा हूं मेरा जो 30 डेज का प्लान, अगर कोई बच्चा चाहते हो कि अगले 20 डेज को कैसे अप्रोच किया जाए 99 परसेंटाइल अभी भी क्या लाया जा सकता है, मेहनत करोगे जी जान लगा के लाया जा सकता है। उसका अगर डिटेल चाहिए कि हाँ सर हमें पूरा स्ट्रेटेजी प्लान दे दीजिए तो कमेंट में जरूर से बताना। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मोस्ट एसिडिक इन नेचर। मेरे भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम लोग, एक बात बताओ तुम लोग, नहीं बताओगे बता ही दो। क्या पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं तुम लोगों से, अगर तुमको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज जरा सा हो तो मेरी बातों को एक बात बताना। इधर क्या होता है मुन्ना, इधर क्या होता है मुन्ना मेरे, इधर क्या होता है, इधर होता है एस ब्लॉक, समझ में आया? इधर क्या होता है एस ब्लॉक, इधर क्या होता है एस ब्लॉक, अरे नहीं समझ में आया। अच्छा बीच वाला क्या होता है सर डी ब्लॉक, बीच वाला क्या होता है सर डी ब्लॉक, और नीचे क्या होता है एफ ब्लॉक। अच्छा हमसे क्या कह रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब ये वाला पोर्शन एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होता है मुन्ना मेटल होते हैं, लेफ्ट में क्या होता है मुन्ना मेटल होते हैं, अरे चमका। अच्छा कह रहा है कि पीरियोडिक एसिडिक, अच्छा आपको पता होगा मेटल के ऑक्साइड क्या नेचर के होते हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ मेटल के ऑक्साइड किस नेचर का होता है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड। जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वीडियो पॉज करके तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करना, रिकॉर्डिंग देख रहे हो मुझे पता है, बट आंसर बताओ मेटल के ऑक्साइड, समझ में आ गया? मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं सर वो बेसिक नेचर के होते हैं, जनरली फिर से कह रहा हूं नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, समझ में आया? ये चीज आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होते हैं। पीरियोडिक टेबल में नेचर ऑफ ऑक्साइड से इस बार जनवरी अटेम्प्ट में कम क्वेश्चन पूछा गया, अप्रैल अटेम्प्ट पे रेडी रहना, 100% 200% नेचर ऑफ ऑक्साइड से क्वेश्चन आएगा। अब देखो कह रहा है कि लेफ्ट वाला जो होता है मेटल है होता है, अब मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर, अरे कैसी बातें कर रहा है ये, तो क्लास 9th का बच्चा बोलेगा सर ये गलत बातें कह रहा है। एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ अ रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट। अगर मान लो एक्सट्रीम राइट ये वाला एलिमेंट की बात करूं, ये वाला एलिमेंट की बात करूं मुन्ना, तो एक्सट्रीम राइट में कौन सा होता है नॉन मेटल, क्या होता है मुन्ना नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर का होता है बेसिक ऑक्साइड, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, ये समझ में आ गया? तो कह रहा है जब एसिडिक ऑक्साइड, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं, कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो SO2 प्लस H2O H2SO4, अरे नहीं समझ में आया, कैसी बातें कर रहे हो यार मुन्ना। कहना चाह रहा था एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर, वाटर ले लो H2O एंड ऑक्साइड, बता दो भैया नॉन मेटल के ऑक्साइड बता दो SO3, तो ये क्या बना लेता है H2SO, H2SO क्या बना लेगा 4, सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं समझ में आया, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन पूछ लूं जल्दी से, तो ये बात तो बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात तो बिल्कुल ये सही कह रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 2 क्या है सही है, कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, आंसर तो आ गया। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ ये कौन सा प्रोसेस में बनता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस और डिकॉन प्रोसेस, 4 प्रोसेस आप जानते हो, चारों प्रोसेस से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये H2SO4 कौन सा प्रोसेस से बनता है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना H2SO4 कौन सा मतलब तरीका से बनता है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है मैचअप्स में, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डिकॉन प्रोसेस और हैबर प्रोसेस, ये चारों प्रोसेस से क्या क्या बनता है आ सकता है, इनऑर्गेनिक का बहुत प्यारा क्वेश्चन फिर से आ गया। आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर सॉल्यूशन, अगर ये करके जाओगे क्वेश्चंस बन के आएगा, कहीं पर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी सॉरी मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ जर्कोनियम फॉस्फेट, भैया फॉर्मूला लिख के दे दिया, गरीबों फॉर्मूला लिख के दे दिया, क्या चाहिए तुम्हें? हमसे कह रहा था कि हमको बता दो बस गिवन कंपाउंड के हिसाब से मोलर सॉल्युबिलिटी बता दो, मैं फॉर्मूला लिख लिया हूं ताकि टाइम बच जाए थोड़ा। अगर मैं इसका एस बोलता हूं इसका 3s, तो फॉर्मूला सॉल्व करते 3s की पावर 3 हो गया, और इधर क्या हो गया भैया, अरे इधर गलत कैसे लिख दिया हूं, इधर गलत कैसे लिख दिया हूं। एक बच्चा बोलेगा सर फोन से देखो फिर से सही लिख रहे हो, हाँ भाई फोन से देख ले रहा हूं भाई, मैं तो देखो फोन से देख के ही पढ़ा ले रहा हूं, आप बस पढ़ लेना यार,
कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है, पिछला वीडियो में जाके देखना, अच्छा लगता है मुझे, बच्चा आप लोग फीडबैक देते हो ना, अच्छा लगता है। चलो कोई नहीं, ये नहीं आओ, मैं भी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कैसे अच्छे से अच्छे तरीका से पढ़ाया जाए। तो बेटा यहाँ पर KSP दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमको सॉल्युबिलिटी निकालना है, सॉल्युबिलिटी मतलब S निकालना है। अच्छा सर, तो सर KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 3 की पावर 3, अच्छा सर 4 की पावर 4, अच्छा सर S की पावर 3 और सर S की पावर 4। मैंने बोला इतना, अरे मैथ वाले बच्चे हो तो इधर क्या हो जाएगा, 3 की पावर सर क्या हो गया, अरे मुन्ना 3 की पावर 3 क्या हो गया, तो वो हो गया सर 27, 4 की पावर 4, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 64, 4 जा कितना हो गया मुन्ना, 4 4 जा 16 कैरी 1 256, कितना हो गया 256, तो जस्ट 256 इंटू S की पावर 7। बेटा मल्टीप्लाई करा लो और अपना आंसर ले जाओ। तो KSP इक्वल टू आ गया सर, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 6912। कैसे सर आ गया, अरे 6 7 जा 42, तो बेटा लास्ट में 4 आना चाहिए, तो बेटा ये और ये पॉसिबल है। अब 9612 आएगा। अब देखो यहां पर 200 है, 200 को 30 से मल्टीप्लाई करो, जरा गौर से देखो, जरा सोचो कैसे दिमाग लगाते हैं। 200 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा कितना होगा 6, तो ये 6000 के आसपास आएगा ना, 9000 थोड़ी ना पहुंचेगा। तो दिमाग समझ रहे हो, मैथ वाले बच्चे हो, थोड़ा तेजी से लगाओ, हर एक चीज बता रहा हूं। S की पावर 7, तो S क्या निकल गया मुन्ना, KSP डिवाइड बाय 6912 को पहले इधर लाएंगे, होल पावर। बेटा इधर पावर एंड इंडिसेस का गेम चल रहा था, क्लास 9th 10th में सिखाया जाता है बेटा पावर एंड इंडिसेस कैसे बनाते हैं, समझ में आया, आंसर 4th आया। सो इजी क्वेश्चन, बट जिस बच्चों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके ही नहीं गया, आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ के ही नहीं गया होगा तो मिस कर जाएगा। आप अगर कोई भी चैप्टर स्किप कर रहे हो तो प्लीज मेरा पर्सनल मेंटोरशिप है, अभी तक आप नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं, पर्सनल मेंटोरशिप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पर्सनल मेंटोरशिप है जहां पे मैं पता है आप कैसे 99 परसेंटाइल तक अभी भी पहुंच सकते हो। देखो पॉसिबल है, 99 प्लस परसेंटाइल में लिख रहा हूं, अभी भी पॉसिबल है। सही गाइडलाइन होना वाला चाहिए, क्या पढ़ूं सर, क्या वो हर एक चैप्टर से क्या क्या वो टॉपिक्स पढ़ के चला जाऊं। अगर मैं मान लो कोई बड़े चैप्टर्स, मैंने बोला जीओसी पूरा पढ़ के जाओ, बट जीओसी भी पूरा नहीं पढ़ना है सर, बहुत लंबा लेक्चर है सर, टॉपिक बता दो। पर्सनल मेंटोरशिप है मेरा मुन्ना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे क्लिक करके मेरे से सीधे बात कर सकते हो। हर एक चैप्टर में आपके साथ प्रॉपर कॉल पे, जो बच्चे जुड़े हैं मेरे पास वो समझते हैं। वो हालांकि मैं बंद कर दिया था, बट कुछ बच्चों का मानना था कि सर ओपन करके रखिए मेरा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा, बट मैं फिर कह रहा हूं अंत भला तो सब भला। भैया लास्ट टाइम में अगर जी जान लगा के ज्वाइन करके 99 परसेंटाइल तक केमिस्ट्री में ले आए, बचे हुए 2 सब्जेक्ट में 90 92 के रेंज में भी पहुंच गए, आप एक अच्छे NIT पहुंच सकते हो, अभी भी पॉसिबल है। जस्ट ज्वाइन कीजिए, करके मेहनत आपके साथ काम करेंगे, आपको दिख भी रहा होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे बेनिफिट है, अगर करने का मन हो तो करना भैया, काम आपको आएगा, फायदा आपको आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मतलब लिटरली मैं कह रहा हूं, आप बोलोगे सर शानदार क्यों कह रहा हूं, आधे बच्चों को पता ही नहीं चला होगा ये जनरेट कहां से करे। मैक्सवेल इक्वेशन, जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाओगे तो मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से ये टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर VDP डेल्टा ST। अच्छा एक बच्चा बोलेगा सर ये डेल्टा कौन सा है, ये डेल्टा कौन सा है, मैंने बोला डेल्टा जी इक्वल टू V डेल P माइनस S डेल T, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा सर इसका मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं लिखूं मुन्ना एट, क्या लिखूं मुन्ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम बोलोगे 0, तो तुमने जैसे बोला डेल्टा P की वैल्यू 0 हो गया मुन्ना, तो ये वाला वैल्यू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का S डेल्टा T। अरे नहीं समझ में आया, मतलब डेल्टा G बाय S अगर मैं करूं, अरे नहीं समझ में आया, क्या बोला मैंने मुन्ना, डेल्टा G बाय, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अच्छा इस डेल्टा को भी, एक बच्चा बोलेगा इस डेल्टा को भी ना, इस डेल्टा को भी कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, बताते चल रहा हूं। इस डेल्टा को भी आप ऐसे डेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल G बाई डेल T अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर माइनस S के बराबर होगा। समझ में आया ये कैसे, अरे यार कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा P की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा सर सेम इक्वेशन से सर इसी इक्वेशन को सर नीचे लाओ। अब आपने बोला सर एट क्या मुन्ना, कांस्टेंट क्या मुन्ना, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो डेल्टा G इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अरे डेल्टा ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा P। तो मैं अगर बोलूं डेल्टा G, मैं अगर से बात करूं बेटा, डेल्टा G बाय डेल्टा P, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर तो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। अरे नहीं समझ में आया, अरे इससे आसान करके क्या ही समझा सकता हूं मुन्ना, इससे आसान करके क्या ही समझा सकता हूं मुन्ना, हाँ या ना, बिल्कुल सर हाँ।
अगर आपको ये दो बातें समझ में आया तो आप बोलो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या था, ये था, इसका सेकंड हो गया। अच्छा सर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या था, डेल्टा जी, कांस्टेंट टेंपरेचर पे क्या था, ये था सर V के बराबर। अच्छा अगर आपको पता हो, अगर आपको पता हो मुन्ना, डेल्टा जो U होता है, अगर मैं एक लाइन खींच लेता हूं तो थोड़ा सा बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है, बहुत सुंदर लगेगा, थोड़ा मैं डिफरेंशिएट करता हूं। डेल्टा U बराबर होता है NCV डेल्टा T। किस किस को फॉर्मूला पता है? और अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं मेरे को मुन्ना, अगर मैं आपको बोलता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूं तो डेल यू, अरे इसी डेल्टा यू को डेल यू बोल देंगे, बाय डेल्टा टी। अगर मोलर एक मोल के लिए बात करोगे तो किसके बराबर हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा यू के बराबर। या क्या बोल दो आप सीधे, मतलब क्या बोल दो, कांस्टेंट एन सीबी डेल्टा टी, मतलब सीबी के बराबर। और वहीं डेल्टा एच इंथैल्पी एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, फिर से कह रहा हूं टेम्परेचर पे, तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये सीपी के बराबर। ये दोनों फार्मूला आपको पता होता है। सारे इक्वेशन जो है ना बेटा ये किसका है, थर्मोडायनेमिक्स का है। थर्मोडायनेमिक्स में ड्राइव कराया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या कराया जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सीपी के बराबर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीबी के बराबर। अब आंसर देख लो यार, आंसर मैच करना, टिक कर लेना अपने हिसाब से। ए का 2, ए का 2, बी का 1, ए का 2, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ठीक है। सी का क्या है, थर्ड, सी का फोर्थ, सी का क्या है, फोर्थ। आंसर ए सर, समझ में आया? देखो मेन मेरा ये था कि ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है, वहां से आप इजी तरीका से, जिस बच्चे को ये चमका होगा कर लिया होगा, नहीं तो नहीं कर पाया होगा। अगला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फिर बेहतरीन क्वेश्चन। अगर मैं बताऊं कलर पे बेसिस पे कौन क्वेश्चन आए या फिर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन के लिए आपको डिटेल लेक्चर नॉलेज होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, स्प्लिटिंग जो होता है मुन्ना, सबसे ज्यादा होता है स्क्वायर प्लेनर में, ऑक्टाहेड्रल में, सबसे कम होता है टेट्राहेड्रल में। क्यों? तो डी ऑर्बिटल का जो अप्रोचिंग होता है, अरे यार डी जनरेट ऑर्बिटल पे जो अप्रोचिंग होता है ना डी ऑर्बिटल का, एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, सीएफटी में पढ़ाया जाता है कैसे स्प्लिटिंग होता है। अभी मैं उस पर डिस्कशन नहीं करने जाऊंगा, नहीं तो पता चला कुछ और ही बताने लग गया। अब देखो क्या रहा है, सबसे पहले आप स्क्वायर प्लेनर का करो, फिर ऑक्टाहेड्रल का, फिर टेट्राहेड्रल का, सबसे कम होता है टेट्राहेड्रल का, तो ऑक्टाहेड्रल। अब देखो बेटा अगर आप ऑप्शन देखोगे मुन्ना, तो अगर यहां टेट्राहेड्रल है, इसका सबसे कम हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। अच्छा अब अगर ऑक्टाहेड्रल आ गया तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो सीएफएससी वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या बोलना चाह रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। बेटा जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा उतना ज्यादा हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अच्छा सर अगर मान लो लिगेंड सेम आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सीएमए मतलब सेंट्रल मेटल एटम। अरे समझ में आ रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले सर क्या देखो सर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर इसमें कोई नहीं है, अरे नहीं समझ में आया। तो सर क्या देखो ऑक्टाहेड्रल, तो सर ऑक्टाहेड्रल कहां है, बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल, ये तो वैसे ही कट गया सर, ऑक्टाहेड्रल ये भी कट गया। अरे ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है मुन्ना, का ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल की तुलना में, तो टेट्राहेड्रल से बेटा ज्यादा होगा। यहां पर ऑक्टाहेड्रल को टेट्राहेड्रल से कम दे दिया था, यहां पर ऑक्टाहेड्रल, तो ये अब ये। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, क्या बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो आपको पता होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में बेटा EN का जो होता है NH3 से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये भी आपको पता है। EN क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। अरे इथाइलिन डायमाइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, EN। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा मुन्ना इसका, फिर हो जाएगा इसका। अब देखो इस दोनों में किसका, अरे यार यहां पर ये किस पे है, सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज। देखो सर सेंट्रल एटम पे +2 और सेंट्रल एटम पे +3, तो आंसर ए विल बी करेक्ट। सबसे पहले क्या देखा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सर देखा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड सेम आ गया तो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, और सर चार सेंट्रल मेटल एटम पे सर सेम आ गया तो फिर क्या देखेंगे, ऑर्डर होते हैं मेरे भैया, मैंने आपको सारे बता रखे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिटेल लेक्चर दे रखे हैं, डिटेल नोट्स दे रखे हैं। और अगर आप ये सब चैप्टर के भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जाते हो बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत डिटेल तरीका से वहां कराया हूं। तो ये लॉजिक था जो मैंने आपको पढ़ाया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके आते हैं। अगला क्वेश्चन, कोरिजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना इन विच प्योर मेटल एक्ट एज अ एनोड एंड इम्प्योर मेटल एक्ट एज अ कैथोड। बहुत सही, ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी आप कराते हो मुन्ना, इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हो, ये क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो एक होता है भैया कैथोड और दूसरा होता है एनोड, समझ रहे हो। एक क्या होता है मुन्ना, एक होता है कैथोड और दूसरा क्या होता है एनोड, हाँ या ना,
हाँ या ना? अच्छा सर, ये तो होता है सर, ठीक है। और ये जुड़ा होता है मुन्ना, कैथोड किससे जुड़ा होता है? पॉजिटिव चार्ज से। और एनोड किससे जुड़ा होता है? निगेटिव चार्ज से। समझ में आया? कैथोड किससे जुड़ा होता है? पॉजिटिव चार्ज। एनोड किससे जुड़ा हुआ होता है? निगेटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस में और इधर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। समझ रहे हो? ये सब आप जानते हो, बेसिक सी चीजें, डायग्राम बना दिया सुंदर सुंदर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा है, इम्प्योर मेटल होता है एनोड। अगर मैं बात करूं इम्प्योर मेटल, इधर ये क्या होता है? इम्प्योर मेटल। ये कैसे पता चला सर? इम्प्योर मेटल क्यों? क्योंकि इम्प्योर मेटल पे क्या हो रहा होता है भैया? रिडक्शन हो रहा होता है। और इसका क्या हो रहा होता है? प्योर मेटल जो होता है, इम्प्योर मेटल एक्ट एज अ कैथोड। इम्प्योर मेटल एक्ट एज अ कैथोड, सही बात है। इम्प्योर मेटल को क्या करते हैं मुन्ना? कैथोड की तरह काम करते हैं। क्या ये होता है हमारा क्या मुन्ना? प्योर मेटल। ये क्या होता है? प्योर मेटल। प्योर मेटल को जाके देखना, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इम्प्योर मेटल, इम्प्योर यहां से हमारा क्या हो रहा होता है? मेटल जो भी हमारा मेटल था, मेटल हमारा यहां पर सॉल्यूशन में आके इस पे जा रहा होता है, प्योर मेटल के ऊपर क्या होता है? चिपक जाता है। इसीलिए यहां पर प्योर मेटल का जो थिकनेस होता है वो कम लेते हैं, इम्प्योर मेटल का थिकनेस ज्यादा लेते हैं। ये सब पढ़ाया जाता है। तो कोरिजन एक बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइटिक फिनोमेना है जिसमें सही बातें कह रहा है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, द रेट ऑफ कोरिजन इज मोर इन एल्कलाइन मीडियम। गलत बात, गलत बात, गलत बात। बेसिक मीडियम में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस नेचर बढ़ता है। इलेक्ट्रोलाइसिस नेचर बढ़ने से हमारा मतलब जल्दी से हमारा इंप्योर मेटल से जल्दी जल्दी हमारा सॉल्यूशन में जा रहा होता है, डिप कर रहा होता है आयन, और यहां पर मेटल पे जा रहा होता है। तो बेटा रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, रेट ऑफ जो बोल रहा है कोरिजन, रेट ऑफ जो कोरिजन है मुन्ना, वो इंक्रीजेज, रेट ऑफ कोरिजन इंक्रीजेज ऑन एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन, ना कि बेटा एल्कलाइन सॉल्यूशन में। एसिडिफिकेशन करने से रेट ऑफ कोरिजन बढ़ता है भैया। रेट ऑफ कोरिजन इज मोर इन एल्कलाइन सॉल्यूशन देन इन एसिडिक मीडियम। नहीं, रेट ऑफ कोरिजन एसिडिक मीडियम में ज्यादा कोरिजन लगता है, जल्दी जल्दी हमारा कोराइड होता है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये वाला जो है ये गलती लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, आंसर थर्ड विल बी सही। समझ में आया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरेटिकल वाला पार्ट, जिसमें मैंने पिछला चैप्टर पिछला सॉल्यूशन में बताया था, थ्योरी वाला पार्ट, बच्चे नेक्स्ट इक्वेशन, बच्चे फ्राइडे क्वेश्चन में तो भागते हैं, बट थ्योरी भैया एनसीईआरटी से पढ़ के जाइएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का अगेन रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा था टोल्यूइन, ये क्या दिया हुआ मुन्ना? टोल्यूइन। अच्छा सर, टोल्यूइन दिया हुआ है। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के डायरेक्ट नाम आपको याद होना चाहिए। टोल्यूइन का रिएक्शन कराते हो CrO2 क्रोमिल क्लोराइड, आपको पता होना चाहिए मुन्ना। इसका ट्रांजिशन फेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, ठीक है। वो बनाता है, उसको हाइड्रोलाइज करके बना दिया हमारा क्या? बेंजल्डिहाइड। क्या बना लिया मुन्ना? बेंजल्डिहाइड। क्या बना लिया मुन्ना? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के NaHSO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर से हमारा यहां पर मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहां पर ये क्या बना लेता है? OHSO3 Na होता है, और Na प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद Na और H ट्रांसफर होता है। अरे आपके एनसीईआरटी का इक्वेशन है भैया, क्लास 12th का। उसके बाद अगर डाइल्यूट एसिडिफिकेशन करोगे तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो बस आपको मैं इसीलिए टाइम कुछ नहीं, सारा रिएजेंट अगर आपको याद है आप सीधे कर लोगे। एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्या है मुन्ना? एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। और अगर मेरे से पूछोगे यहां क्या है, तो एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन डिट्टो दिया हुआ है, जाके खोल के देख लो। एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन डिट्टो दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं, समझा नहीं समझा ही पाऊंगा, ज्यादा काबिल बनोगे तो आप देख लेना। मैंने बता दिया, मेरा काम था भैया, इजी क्वेश्चन होते हैं। तो हमसे पूछ रहा था ए क्या होगा। अच्छा, अगर मान लो यहां पर हाइड्रोलाइसिस नहीं करते तो बेटा ये वाला कंपाउंड बनता है, ट्रांजिशन फेज। लेकिन हाइड्रोलाइसिस कर दिया है, NaHSO3 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये वाला पार्ट बनेगा, और बी बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। तो आंसर विल बी फोर्थ विल बी सही आंसर। आपको रिएजेंट पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन, डिट्टो, नो चेंज मतलब नो चेंज मतलब नो चेंज। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिकल काइनेटिक्स जरा खोल के देखना। केमिकल काइनेटिक्स मतलब डाटा चेंज नहीं है मुन्ना, डाटा तक चेंज नहीं है। मतलब इतना मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डिट्टो क्वेश्चन विदाउट अ सिंगल डाटा चेंज। देखो क्या होता है, ये कह रहा है एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है मुन्ना? अगर मेरे से आप पूछोगे, क्वेश्चन में देखोगे गौर से, तो रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है मुन्ना? एनर्जी इसका लो है। एनर्जी क्या है? लो है। तो ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। अरे कम एनर्जी तो मोर स्टेबल, हाँ या ना मुन्ना? अच्छा सर। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट देखो ऊपर साइड है, प्रोडक्ट देखो रिएक्टेंट के मामले में ऊपर साइड है। तो इसका एनर्जी क्या है मुन्ना? इसका एनर्जी क्या है मुन्ना? इसका एनर्जी मोर है। तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। पहली बात जो आपको इस ग्राफ से समझ में आया। दूसरी बात,
जब हमारा कोई रिएक्शन देता है तो यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये वाला जो होता है रिएक्टेंट की एनर्जी होता है एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। कह रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए होता है अगर आपको रिएक्शन करना होता है। कोलिजन थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है, हाँ या ना। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ द फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है और बैक रिएक्शन के लिए क्या होता है, ई ए, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉरवर्ड, ठीक है मुन्ना, और ई ए बैकवर्ड रिएक्शन। मैंने एनसीईआरटी में डिट्टो ये एग्जांपल कराया है, एग्जांपलर में डिट्टो और ऐसा ही बताया था। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, अगर मेरे से पूछोगे मुन्ना की एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर E1 प्लस E2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना मुन्ना, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। अगर कोई मेरे से पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा E1 के बराबर। अरे हाँ या ना मुन्ना, समझ में आया। हमसे पूछ रहा था एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर E1 E2, गलत बात, गलत बात, दोनों के लिए नहीं। पहला के लिए E1 प्लस E2, फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए सिर्फ E1। एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए E1 प्लस, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल, गलत बात। एक्टिवेशन एनर्जी E1, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, प्रोडक्ट क्या है, लेस स्टेबल, बिल्कुल सही बात। ग्राफ से तुम क्या क्या चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये बात आना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में पिछले 2 साल से देखा गया है, न्यूमेरिकल भी पूछता है तो ग्राफ से पूछता है, उसको ग्राफ से अलग ही प्यार हो गया, एनटीए मोहब्बत, एनटीए वाले को अलग ही मोहब्बत से आ गया है। तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है एग्जाम्पलर जरूर से करके जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे चैनल पे, पूरा एग्जाम्पलर है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गिवन 2 कंपाउंड दिया, मतलब 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अच्छा सर, कह रहा है ए स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑफ बिटवीन 2p एंड 2px। ये तो गलत बात है सर, ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात है, मेरी बातों को ध्यान से समझो, क्यों गलत बात है। देखो ये क्या है, ये है 2px 2py, ध्यान से समझो, अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अरे ध्यान से समझो मुन्ना, अरे ध्यान से समझो, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो। क्या है सर, ये है ना, ये है 2px। अच्छा, क्या इसको 2px नहीं बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं। कोई ऑर्बिटल p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तो कोई भी जरूरी नहीं है कि पहला वाले को px ही बोलेंगे, दूसरा वाला 2py, तीसरा वाला 2pz। अच्छा सर, ये आपने बता दिया। सर कह रहा है ए स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 2p एंड 2px। अगर 2px मुन्ना और 2py के बीच बात करूं तो क्या स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होगा। स्पेक्ट्रल लाइन कब आता है, देखो ये अगर बात करूं जब हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अगर मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां गया, या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां गया, या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होता है उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, वहां पर स्पेक्ट्रल लाइन शो करता है। बट यहां तो तीनों का एनर्जी क्या है, सेम है। ये तो मुन्ना डीजेनरेट ऑर्बिटल है, क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल, और डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो इसके बीच में थोड़ी ना स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। तो स्टेटमेंट पहला कैसा ही है, स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड बिटवीन 2p, नहीं भैया गलत बात है। कह रहा है 2p एंड 2px डीजेनरेट ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। 2px और 2py दोनों की एनर्जी सेम होती है। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर किसी भी हमको ऑर्बिटल का एनर्जी निकालना है तो ऑर्बिटल का एनर्जी n+l से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, n+l से। यहां पर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अरे सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मॉडल, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर 4 क्वांटम थ्योरी पढ़ा, क्वांटम मतलब बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा इसको पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आपके शिफ्ट में भी आएंगे। तो आंसर तो अपना पता चल गया, क्या सर, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा क्या है, सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा क्या है, सही है। फोर्थ विल बी आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अच्छा ये क्वेश्चन ध्यान से बताना, जैसे बच्चे हमारे देखा C6H6, तो कितने ऐसे बच्चे थे जिसके दिमाग में बेंजीन बना, कितने ऐसे बच्चे थे जिसके दिमाग में बेंजीन बना, कितने ऐसे बच्चे थे जिसके दिमाग में बेंजीन बना। आगे देखना, विच विल गिव 1 ब्रोमो प्रोडक्ट। अच्छा अब तो सर जो 1% डाउट था ना बेंजीन के बारे में, वो तो सर और मतलब शाश्वत सर क्लियर हो गया, क्योंकि बेंजीन में कहीं भी एक पोजीशन से आप, कहीं पर भी एक पोजीशन से आप क्या लगा सकते हो, H हटा के ब्रोमीन लगा सकते हो, H हटा के ब्रोमीन लगा सकते हो। बट मेरे भाई बात यहां फंसी, सर टेक 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ब्रोमीन को मुन्ना अगर हाइड्रोजिनेसिस वैसे होता नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत स्टेबल है। बट अगर जबरदस्ती इसको फिर से अगर EAR में डालोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में डालोगे, तो इसमें कितना मोल चाहिए मुन्ना, इसमें कितना मोल चाहिए मुन्ना, 3 ही मोल चाहिए। क्या चाहिए सर, 3 मोल क्या चाहिए सर, H2 चाहिए। तो सर यहां तो क्वेश्चन में 4 मोल दिया हुआ है, तो ये वाला तो बेटा नहीं हो सकता है, मतलब बेंजीन तो नहीं था इस क्वेश्चन में। तो सर क्या था,
अब इसके बाद बच्चों को दिमाग में सोचना चाहिए था। बच्चा क्या किया, बेंजीन देखा और हाइड्रोजनेशन कराते वक्त पाई इलेक्ट्रॉन पूछा, उसने 2 पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से आंसर भर दिया। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिख के आ गया और उसको मिले हैं नंबर 0, मतलब नंबर 0 मिला। अब देखो क्वेश्चन में C6H6, अरे भैया ये भी तो सोचो, C6H6 ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज पॉसिबल नहीं है, ये वाला चीज पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे बेंजीन रिंग करके आए थे, मेरे को बहुत सारे बच्चे आने के बाद बोला था सर एक इजी क्वेश्चन आया था, पूछ रहा था ये, अच्छा सर ये वाला चीज बेटा रॉन्ग है। क्या था, रॉन्ग था, सारे बच्चे गलत करके आए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या होगा, क्या रहा था C6H6। देखो मैं बनाता हूं, ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5 इधर 6, कह रहा था C6H6। तो मैं देखो ट्रिपल बॉन्ड यहां दे सकता हूं, ट्रिपल बॉन्ड यहां दे सकता हूं। हाइड्रोजन देखो कितना कहां कहां लगा सकता हूं, देखो यहां पर हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन यहां पर, ठीक है मुन्ना, ठीक है मुन्ना, यहां पर एक भी हाइड्रोजन, यहां पर एक भी हाइड्रोजन, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहां पर 3 हाइड्रोजन और लगा सकते हैं। मतलब इसके बीच में हाइड्रोजन है ही नहीं सर। जब हाइड्रोजन नहीं है मेरे मुन्ना, तो आपके पास टर्मिनल वाला ही हाइड्रोजन है। कितना वाला हाइड्रोजन है, टर्मिनल वाला हाइड्रोजन। तो सर ये हाइड्रोजन चाहे ये हाइड्रोजन चाहे ये हाइड्रोजन, इस सारे हाइड्रोजन को हटाओगे तो सर मोनो ब्रोमो ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मोनो ब्रोमिनेशन पॉसिबल है। मोनो ब्रोमिनेशन यहां पर क्या है, पॉसिबल है। ओनली मोनोब्रोमिनेशन, सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन ही हो सकता है, एक ही मोनोब्रोमो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अच्छा सर इसको सर कितना अगर हाइड्रोजन दे, अरे भैया गौर से देखो मुन्ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लिए कितना हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन, अरे 2 मोल हाइड्रोजन। अच्छा सर इसके लिए कितना मोल हाइड्रोजन, सर इसके लिए भी 2 मोल हाइड्रोजन। तो टोटल कितना हो गया सर, तो टोटल 4 मोल हाइड्रोजन। अरे नहीं चमका सर, 2 मोल हाइड्रोजन किसके लिए, इसके मोल। तो सर अब जो ये बात कह रहा था, ये स्ट्रक्चर उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना हमारा पाई इलेक्ट्रॉन, अरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 8। बच्चा क्या टिक करके आया था, 6। समझ में आया, वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन भैया। C6H6, एक बात ध्यान रखो, आज के बाद C6H6 मतलब सर बेंजीन नहीं होता है। C6H6 मतलब नॉट ऑलवेज बेंजीन, नॉट ऑलवेज बेंजीन, नॉट ऑलवेज बेंजीन। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे छोटी छोटी बातें में आप फंसेंगे और एनटीए आपका मजाक उड़ाएगा। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था बट बच्चे को दिमाग लगाता तो कर सकता था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने भैया, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकेल 2+, ध्यान से समझना, निकेल 2+ का कॉम्प्लेक्स कह रहा था डाइमिथाइल ग्लॉक्सिमिल। इसका कलर बताओ, सब लोग से रिक्वेस्ट है, कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। जो बच्चा बताएगा उसको मैं पर्सनल रिप्लाई करूंगा, पर्सनल उसको मैं कॉल पे बात करूंगा, उसको पर्सनल मेरे को मैसेज करना टेलीग्राम पे पर्सनल। जो बच्चा पहले रिप्लाई करोगे, सही रिप्लाई होगा तो मैं आपको जरूर से आपके कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। कमेंट पे क्या करूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा, आपको कमेंट में पर्सनली रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कमेंट्स में बताना कि इसका कलर क्या होता है, ठीक है, कलर क्या होता है, कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स जो ये बनाया है, कलर। अच्छा सर क्या होता है सर, डाइमिथाइल ग्लॉक्सिमिन। देखो डाइमिथाइल ग्लॉक्सिमिन क्या होता है, डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल लगेगा, ठीक है बेटा, 2 मिथाइल लगेगा। और इधर क्या लगता है मुन्ना, इधर लगता है एन, ठीक है मुन्ना, ध्यान से समझो। डाइमिथाइल ग्लॉक्सिमिन कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से समझना, डाइमिथाइल ग्लॉक्सिमिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इधर हो गया एन डबल बॉन्ड, इधर हो गया डबल बॉन्ड, इधर हो गया CH3, इधर हो गया, इसको बोलते हैं प्यार से क्या बोलते हैं, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, DMG। क्या बोलते हैं, DMG। और आधा बच्चा यहां पर H लगाता है, नहीं भैया यहां पर H नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, DMG कॉम्प्लेक्स, लिगेंड की तरह काम करता है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिनोटायन बोलते हैं। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है निकेल के साथ, ठीक है। इसका कलर क्या होता है आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। कह रहा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अरे गरीब वाला क्वेश्चन पूछ लिया। हाइड्रोजन कितना है, यहां पर कितना है 3, इधर कितना है 3 3 3 6, इधर कितना है बेटा, यहां पर 1 हाइड्रोजन, इधर कितना है मुन्ना, यहां पर 3, यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है 3 3 6 3 9, मतलब 3 3 6 3 9 3 12 1 13 और एक यहां पर हाइड्रोजन 14। अच्छा बच्चा पता है इस क्वेश्चन में फंस कहां सकता था, इस क्वेश्चन में बस फंस सकता था जो बच्चा को ये नहीं पता होगा। बहुत सारे बच्चे DMG के फॉर्मूला में यहां पर OH लिखते हैं, मेरे भैया ग्लाइमिक्स आयन होता है, आयन आयन तो चार्ज तो होगा, यहां पर माइनस चार्ज होता है DMG पे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकली ये था कि आपको 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, बस आपको हाइड्रोजन गिरना था, बस O के ऊपर माइनस चार्ज पता होगा तो वो सही किया होता। कुछ बच्चे गलत किए होंगे OH डाल के। आप बताना, इसका कलर बताना भैया, इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5। देखो बनता कैसे है,
कभी भी कोई चीज का फॉर्मेशन चाहिए ना, हमको क्या बनाना है, C2H6। तो C2H6 बनाने के लिए इसका हमें कॉन्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या है, ग्रेफाइड है यहाँ पर, ठीक है मुन्ना। अच्छा सर, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम है सर, ठीक है सर, हाइड्रोजन गैसियस है। तो हमारा जो बनेगा तो ये बन जाएगा हमारा C2H6, समझ में आया, गैसियस यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा सर, कभी भी कोई भी कंपाउंड को बनाने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सोर्स होता है उसको लेना पड़ता है हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए। अब हमसे इसका इस रिएक्शन को पूछ रहा है, हमसे ऊपर में कुछ रिएक्शन दे रखा है। तो देखो ग्रेफाइट तुमको लेफ्ट में चाहिए, तो ग्रेफाइट लेफ्ट में, अगर मैं इसको इक्वेशन बोल दूं सेकंड, इसको बोल दूं फर्स्ट, ठीक है मुन्ना, इसको बोल दूं थर्ड, तो तीन इक्वेशन के हेल्प से आपको चौथा इक्वेशन लिखना है। अरे तीन इक्वेशन के हेल्प से आपको चौथा इक्वेशन लिखना है, तो चौथा इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेफाइट हमको लेफ्ट में चाहिए तो सेकंड। अच्छा, ग्रेफाइट का कितना मोल चाहिए सर, ग्रेफाइट का कितना मोल चाहिए सर, 1 मोल चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, हाफ H2 चाहिए, हाफ H2 कहां पर है, हाफ H2 कहां पर है, हाफ H2 कहीं पर दिखा है, कहीं पर H2 हाँ है ना, हाफ H2। लेकिन इस रिएक्शन को देखो गौर से, हाफ से डिवाइड करेंगे तो मतलब सर प्लस इसको लिए, इसको सर आधा से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसको आधा से मल्टीप्लाई करो, थर्ड वाला जो इक्वेशन है उसको आधा से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया यहां से हमको क्या चाहिए, यहां से हमको हाफ H2 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और यहां पर रिएक्शन में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। चमका, वीडियो पॉज करके पीछे जाके फिर से देख लो, मैंने इस रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा सर, हमको सर सी मिल गया, ये मिल गया, ये सर राइट हैंड साइड में चाहिए सर, ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, यहां सर लेफ्ट हैंड साइड में दिया, मतलब जो ये वाला इक्वेशन है इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, पलट दो। अरे पलटी मारो, पलटी मारोगे तो क्या होता है सर, साइन चेंज हो जाता है, तो सर साइन चेंज हो गया, और कुछ नहीं करना, बस भैया ऐड कर दो। अब बस तीसरा वाला, दूसरा वाला क्या है मुन्ना, -390.5 सर, प्लस का हाफ। दूसरा वाला क्या था मुन्ना, हाँ तीसरा वाला क्या था मुन्ना, 286 माइनस का 286, ठीक है मुन्ना। पहला वाला कितना है, माइनस का 1550। अरे भैया इसको सॉल्व करो और हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल दो, इसको सॉल्व करो, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल दो, बता दो हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ 95 किलो जूल के आसपास आएगा, आप देख लेना, कुछ एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, कुछ 95 किलो जूल के आसपास आएगा, आप देख लेना, सॉल्व करके देख लो, पूरा पता चल जाएगा, मतलब प्लस माइनस कैलकुलेशन है, इसके बाद तो कर ही लोग उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं, 4 इक्वेशन के मेल से हीट, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री वाला बहुत ईजी होता है, वन शॉट देख लोगे तो कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है भैया, फिर से हमारा मोल बराबर मोल खोलना है। देखो अगर मैं तुमसे बताऊं मोल बराबर क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो तुम बोलोगे सर मोल बराबर क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होता है। किसी रिएक्शन को देखो पहले क्या था, 20 ml था, 2 मोलर, तो M1V1 क्या हो जाएगा। अब मैं देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं यार, एक इजी फॉर्मूला होता है, बच्चे को याद होता है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MF और BF, बी फाइनल इनिशियल फाइनल। अब देखो इनिशियल मोलरिटी कितना था 2, वॉल्यूम कितना था 20 ml, फाइनल मोलरिटी कितना हो गया बेटा, क्वेश्चन में देखो 0.5, ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो गया, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ये इसी में दिया है ना, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अरे यहां से वॉल्यूम 200 और यहां से वॉल्यूम 400, तो एम फाइनल हमको निकालना है, और भी फाइनल कितना है 420 है। क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, इधर क्या हो गया 40 हो गया, इधर कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर 200 हो गया, इक्वल टू सर 420 mf। फाइनल हमको मोलरिटी ही तो पूछ रहा था, ठीक है मुन्ना, तो ये कितना आ गया 200 240 240 डिवाइड बाय 420 इक्वल टू MF, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन है कैलकुलेशन करो, ये कितना हो गया 12 टोट जा 40, इधर 21, इधर हो गया 4 3 जा 12, इधर हो जा 7, तो आंसर क्या आ गया, MF की वैल्यू कितना आ गया मुन्ना 4/7, और 4/7 को 7 को 4 से डिवाइड करो, इधर 0 इधर 0, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक है मुन्ना, कैरी इधर 5, इधर भी क्या हो जाएगा 5, समझ रहे हो, तो ये इधर 0, इधर हो गया क्या 5, अब यहां पर फिर से 0 आएगा, 7 7 जा 49, तो इधर हो गया कैरी 1। अब आंसर अगर सॉल्व करोगे, इसको बात करोगे 10 टू द पावर -2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 57 पॉइंट, अगर हमको फिर से लेना हो तो 1 हो जाएगा, 57.1 इंटू 10 टू द पावर -2, यही वाला हमारा पोर्शन जो है आंसर है। कैलकुलेट करके दिखा दिया गरीब एक क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आ गया 57। इजी क्वेश्चन, बट मतलब आपको मोल बराबर करना था। देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कभी भी कोई भी सॉल्यूशन को ना आप डाइल्यूट करते हो ना, तो उसका नंबर ऑफ मोल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, M1V1 मोल कॉन्सेप्ट का सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे बताया जाता है भैया, तो आप कर लिए होगे, मैंने कैलकुलेशन भी आपके सामने रखा। इसी के साथ अच्छा एक और क्वेश्चन है भैया, डी एंड एफ ब्लॉक का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, प्लीज एक्टेनॉइड लेंथेनॉइड और
लेंथेनम सीरीज एक्टिनम सीरीज का प्लीज पूरा और डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके जाना। कह रहा था नियोबियम और रिथ्यूनियम, नियोबियम एंड र्यूथेनियम एक्स और वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। अब देखो मैं लिख के लाया हूं ताकि चीजें, यही वाला क्वेश्चंस मैं पिछली बार मेरे को गड़बड़ हो रहा था तो मैं देख लिया था, बच्चे को फोन से कह रहा बच्चा मास्टर फोन से देखता है, मैंने बोला अच्छा चलो आज मैं लिख ही लिया हूं। ठीक है, आपको काम है भैया ये दोनों एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो डी में कितना ऑर्बिटल है 4d4, तो कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या आ गया 4d7, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 7। तो भैया हमसे पूछ रहा था डी इलेक्ट्रॉन, इधर ये इसकी वैल्यू हो गई x और ये वैल्यू क्या हो गई y, तो हमसे पूछ क्या रहा था x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 4 + 7 कितना हो गया मुन्ना 11 विल बी आवर करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, बट उसी के लिए इजी क्वेश्चन जो डी ब्लॉक, मैं फिर कह रहा हूं पीरियोडिक टेबल में भैया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जितना एलिमेंट है सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे याद हो, जो भी ट्रिक से याद किया हो तुम याद कर लो। अगर ट्रिक चाहिए तुमको याद नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना। जितना भी सारा क्वेश्चन था 25 क्वेश्चन था, ये पूरा पीडीएफ कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, पूरा टेलीग्राम पे मैं अपना डाल दूंगा। ये जितने सारे क्वेश्चन था उसको मैंने डिटेल तरीका से आपके साथ डिस्कस किया और ये बताया कि कौन से चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है कहां पे अप्रैल अटेम्प्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट लिख के जाइएगा, और अगला 2025 का जो 23 जनवरी का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, वो कब आप लोग देखना चाहते हैं वो बताइएगा। रोजी रेड मतलब सॉरी मैं आंसर बता रहा हूं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन, ये कौन सा हमारा कलर बनाएगा, इसका कलर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 मैं आंसर ही बताते चल रहा हूं सॉरी, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं आंसर दे पाओगे कि नहीं। कौन सा प्रोसेस से H2SO4 बनता है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का कब आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब के लिए, हम लोग ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे रेगुलर वे में आपको देते रहेंगे, और वादा करता हूं केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 99 परसेंटाइल तक ले जाके छोड़ेंगे अप्रैल अटेम्प्ट में। बस जुड़ेंगे तो फायदा आपको रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी पूछे हैं जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।